हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देख रहे हैं एआईबी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है। यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? निम्नलिखित में से किस वाद में? नंबर 1, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अरनीश कुमार के वाद में, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य, सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य। इसका सही आंसर है गे, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, शाहबानो बेगम के केस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, या सभी। इसका आंसर है घ, सभी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी और उच्च न्यायालय के द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास भी। भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 260 के अनुसार, यह कह सकते हैं 260 के अंतर्गत, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, उनके पास संक्षिप्त विचारण की शक्ति होती है। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? आदेश 37, चार आदेश दिए गए हैं इसमें। ठीक है भाई, सॉरी, आदेश 38, आदेश 39, आदेश 40 और आदेश 41। तो इसका सही आंसर है आदेश 39। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है भाई, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 38 के आदेश 38 निर्णय लिया गया है कि पहले गिरफ्तारी और कुर्की की जाए। 39 में है अस्थायी आदेश और अनावर्ती, आदेश 40 में है रिसीवरों की नियुक्ति और आदेश 41 में है मूल डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अहमदाबाद का एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यापार चला रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद से माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? केवल अहमदाबाद में या केवल दिल्ली में, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, या भारत में कहीं पर भी। ठीक है भाई, भारत में कहीं पर भी। इसका राइट आंसर है या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। ए जो है, ए बी पर माल की कीमत के लिए या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में वाद जारी करा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा
20 के अंतर्गत आता है। ये धारा 20 के अंतर्गत आता है। सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा की संकल्पना से संबंधित है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13? राइट आंसर है धारा 11। राइट आंसर है धारा 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री X, श्री Y और श्री Z रुपये इतने के लिए श्री A द्वारा डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से पृथक रूप से दायी है और श्री X और श्री A के विरुद्ध अकेले इतने की डिग्री प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त अज्ञप्ति यानी डिग्री निष्पादन की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री A के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री A के लिए सही है? श्री A आदेश 21 के अनुसार नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त डिग्री की प्रति के रूप में मानेगा। श्री A के आदेश 21 के नियम 18 के अंतर्गत अपनी संयुक्त अज्ञप्ति को प्रति अज्ञप्ति के रूप में मान सकता है। श्री A के आदेश 22 नियम 18 के अंतर्गत उसके संयुक्त अज्ञप्ति को प्रति अज्ञप्ति के रूप में नहीं मान सकता, या इसमें से कोई नहीं, या इसमें से कोई। इसका राइट आंसर है आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञप्ति को प्रति अज्ञप्ति के रूप में मानेगा। ABC संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायी भागी हैं। वह संयुक्त रूप से Y के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। Y इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। C को सम्मान दिया जाता है परंतु A और B को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय अज्ञप्ति पारित की जाती है। A और B एक पक्ष के डिग्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। केवल C, केवल A और B, या A, B, C, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है A, B और C। तीनों के विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है और इससे अधिवक्ता और अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, मुकदमे से पीछे हटा जा सकता है, या उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करके ये उसके लिए जुर्माना भरकर, ठीक है भाई, या उसके लिए जुर्माना भरकर। का सही आंसर है शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जाता है। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो उसे अधिवक्ता द्वारा शपथ भंग आवेदन दर्ज करके उससे निपटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा नियमानुसार प्रकाशित की जाएगी। नंबर 1, उस ग्राम नगर जिसमें व्यक्ति सामान्य निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी।
उस गृह या निवासी स्थान जिसमें सामान्य निवास करता है। इस नगर और गांव में सदृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। एक प्रति न्याय सदन के द्वारा सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाज पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकता है जहां वह व्यक्ति सामान्य रहता है। केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 3, 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4। ठीक है भाई, 1, 2, 3 और 4। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत, धारा 82 के अंतर्गत ये सभी कार्य किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम अपील तथ्य के अनुसार या विधि या दोनों पर की जा सकती है। द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। नंबर 3, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि, तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। इसका सही आंसर है द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100, धारा 100 में द्वितीय अपील के विषय में प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी। ठीक है भाई। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है शिकायत, लिखित कथन, शिकायत और लिखित कथन दोनों या इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है शिकायत और लिखित कथन दोनों। ठीक है भाई, शिकायत और लिखित कथन दोनों। भारत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियम 1 के अनुसार अभिवचन में वादपत्र या लिखित कथन दोनों आते हैं। वादपत्र और लिखित कथन दोनों आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह, दिवालियापन से संबंधित है? आदेश 20, आदेश 21, आदेश 22 और आदेश 23। इसका सही आंसर है आदेश 22। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 22 पक्षों की मृत्यु, उनका विवाह, दिवालिया के विषय में प्रावधान करता है। ठीक है भाई, के विषय में प्रावधान करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा में सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है। धारा 5, धारा 6, धारा 10 और धारा 11 में। सही आंसर है धारा 6। धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के सिद्धांत की चर्चा है, जबकि धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के विषय में प्रावधान करती है। धारा 10 सामान्य परिकल्पना के विषय में प्रावधान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है, एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है। अब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से
स्वीकृति हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? धारा 17, 18, 19 और 21 में से किस में है? इसका सही आंसर है धारा 19। धारा 19। न्यायिक साक्ष्य का तात्पर्य क्या है? न्यायिक साक्ष्य का तात्पर्य क्या है? तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, पुलिस अफसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य, गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य। इसका सही आंसर है के तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य जो किसी भी वाद में अगर हम साक्ष्य देते हैं तो मोस्टली वही मान्य होते हैं जो न्यायालय में दिए जाते हैं। ठीक है भाई, न्यायालय के साक्ष्य ही माने जाते हैं। चलिए अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, एक मानचित्र या प्लान, व्यंग्यचित्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घ, इनमें से कोई नहीं। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 13 के 113 के 114 के 114 खे। इसका सही आंसर है खे, 113 खे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13 खे दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा है, इस विषय में प्रावधान करती है। धारा कै किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है? मूल प्रतियों में यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति और इन प्रतियों की तुलना कृति प्रतियों को परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती है। मूल प्रति में निर्मित या तुलनात्मक प्रतियां किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां, प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। इसका सही आंसर है घ, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? धारा 22, धारा 24, धारा 26 और धारा 28। इसका सही आंसर है धारा 26। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 में वादों को स्थित करने के विषय में प्रावधान करती है, जबकि धारा 24 अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति तथा धारा 28 जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन के तामील के विषय में प्रावधान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख के खालिस्तान दिनों के भीतर अपने बचाव
के लिए एक लिखित बयान पेश कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 45 दिन? आंसर ख 30 दिन के भीतर अपना एक लिखित बयान दे सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 के नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस समय समन तामील होने की दिनांक के 30 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में खालिस्तान द्वारा आबद्ध नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या दोनों? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है घ दोनों। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा आबद्ध नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है किस में नहीं होगा, ये नहीं पूछ रहा किस में होगा, तो किस में नहीं होगा? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नहीं होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? का सही आंसर है ख धारा 7। धारा 7 मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 मध्यस्थता और करार के विषय में प्रावधान करती है। ठीक है भाई, मध्यस्थता और करार के विषय में प्रावधान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन परिस्थितियों में मध्यस्थता कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है? अंतिम विवाचन पंचाट, अंतरिम पंचाट, जहां पर मध्यस्थता प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। क 1 और 3, ख 1 और 2, क 2 और 3, घ 1 2 3। इसका सही आंसर है क 1 और 3, अंतिम विवाचन पंचाट और जहां पर मध्यस्थता प्राधिकरण ने समाप्ति के आदेश जारी कर दिए हों। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा या उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। इसका सही आंसर है उसके सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 में के अनुसार जब तक पक्षकारों में अन्यथा करार न किया हो, उन मध्यस्थता कार्यवाहियों में से जिनमें एक से अधिक मध्यस्थ है तो उनमें कोई भी विनिश्चय उनके सभी सदस्यों के बहुमत से ही लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है धारा 24 में। हिंदू विवाह अधिनियम की
धारा 24 में भरण पोषण और कार्यवाही के विषय में प्रावधान दिया गया है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। इस अवधि तक पागल हो। इसका आंसर है ख, 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक पागल हो तो एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 में 28 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धारा 5। धारा 5 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 मुस्लिम स्त्री दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 से 28 तक के प्रावधानों द्वारा शासित होने विकल्प मुस्लिम महिला को तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 1986 है उसकी धारा 5 में यह प्रावधान है कि 1974 के अधिनियम 2 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? इसमें पूछा है आधार नहीं है। द्विविवाह, प्रतिषिद्ध संबंधों की कोटि, संपीड़न संबंध, बाल विवाह। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है बाल विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में लिखित शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो वह विवाह शून्य होगा। संपीड़ित संबंध से तात्पर्य है तीसरी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। का सही आंसर है ख, तीसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। तीसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 च के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश संपीड़ित नातेदारी का विस्तार माता के ऊपर वाली परंपरा तीसरी पीढ़ी तक और पिता के ऊपर वाली परंपरा 5वीं पीढ़ी तक है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा व्यक्ति के ऊपर गिनी जाएगी जिससे कि पहली पीढ़ी का गिनी जाती है। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रति परीक्षा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रतिरक्षा में पूछा जा सकता है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकृतियों से क्या तात्पर्य है? पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वीकृतियाँ, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वीकृतियाँ या न्यायाधीश के समक्ष की गई स्वीकृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है क।
पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य किसी को की गई स्वीकृतियाँ अतिरिक्त न्यायिक स्वीकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।